नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं विराम चिन्ह। हम विराम चिन्हों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि विराम चिन्ह कैसे है और उसे कहाँ इस्तेमाल करना है, उसका प्रयोग हमें कहाँ करना है। सबसे पहले तो है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम ये खड़ी डंडी होती है। पूर्ण विराम कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य पूर्ण होने के बाद वो लगता है। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम यानी ये अल्प विराम बिल्कुल थोड़ी देर जहां हम रोकते हैं वहां अल्प विराम लगता है। जैसे ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो यहाँ दो जगह पर हमें अल्प विराम लगा हुआ मिलता है जहां हम बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। आगे है अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है वहां हम अर्ध विराम लगाते हैं। अब अर्ध विराम कैसे है? जहां कुछ अधिक देर तक रुकना हो। अब देखिए, जैसे हम आपस में कितना भी लड़े टकराए, अब यहाँ हम थोड़ी ज्यादा देर रुकेंगे। बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। हम आपस में कितना भी लड़े टकराए, बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। विराम चिन्हों का उचित उपयोग करने पर भाषा सौंदर्य बढ़ता है। आगे हम देखेंगे प्रश्न सूचक। ये तो सब जानते हैं कि जहां जहां प्रश्न लगता है वहां हम प्रयोग करते हैं प्रश्न सूचक चिन्हों का। तो जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, तो यहाँ क्या हुआ? प्रश्न सूचक। अब योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ लगता है? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए जहाँ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इसके बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए आने वाला चिन्ह, जैसे जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, इस तरह से जो है ये है योजक चिन्ह। आगे हम देखेंगे विस्मयबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। अब विस्मय सूचक चिन्ह जहाँ हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा आदि जैसी भावनाएं जहाँ प्रकट होती है वहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। जैसे देखिए, वाह आपने तो कमाल कर दिया। इस वाह के बाद क्या लगा है? विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, जिसे विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं। उसके आगे है इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब ये इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है? ये इकहरा उद्धरण चिन्ह लगता है व्यक्ति का नाम, उपनाम, पुस्तक का नाम या कोई ऐसी विशेष बात अगर आई कि जैसे टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में रहना, तो ये टांग का टूटना जो है यहाँ क्या लगा है? इकहरा उद्धरण चिन्ह कि ये वैशिष्ट्यपूर्ण बात है। अगर किसी का नाम आए किसी वाक्य में, किसी पुस्तक का नाम आए, तो वहाँ क्या लगेगा? इकहरा उद्धरण चिन्ह। आगे दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब ये दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ संवादात्मक हो, जहाँ कहानी हो, उस कहानी में हम जब संवाद बोलते हैं या किसी ने कही हुई बात हम जैसे कि वैसे सामने वाले से कहते हैं, तब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। जब हम किसी कथन को लिखते हैं कि एक दिन तुम देश का नाम रोशन करोगे, अब ये हम कथन लिख रहे हैं तो वह हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ लगा है। आगे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में हम अक्सर देखते हैं कि जहां हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी लिखनी हो, विवरण लिखना हो, वहां हम विवरण चिन्ह प्रयोग करते हैं। अब देखिए विवरण चिन्ह, जब किसी विषय के बारे में विस्तार से कहना हो। अब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण में हम अनेक प्रकार शब्द प्रकार पढ़ते हैं, उन शब्द प्रकारों के भेद पढ़ते हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि जैसे संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यानी इसका ये विवरण है, इसलिए यहाँ क्या लगा है? विवरण चिन्ह लगा है। अब आगे है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए, या फिर क्या होता है नाटक में जब हम कोई भाव बताते हैं या किसी से बात करते हुए बताते हैं तो कोष्ठक में सूचना लिखते हैं। जैसे गोपाल प्रसाद उमा से। अब ये उमा से कहना, ये कहना हम नाटक में शब्द लेते नहीं है,
संवाद लेते नहीं है, लेकिन ये जो है उनकी कृति जो है हमने लिखी है कोष्ठक में। तो इसलिए गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुम पेंटिंग वेंटिंग सीखे हो, तो ये रहा कोष्ठक का प्रयोग। आगे है लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह क्या है? ये जो गोल है, छोटा सा गोल हम लगाते हैं शब्द के पहले, तो वो है लाघव चिन्ह। ये लाघव चिन्ह कहाँ आता है? तो हम कुछ सुप्रसिद्ध पद जो होते हैं उनका बार बार उच्चारण ना करना पड़े, इसलिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर हम पूरी तरह से नहीं लिखते, हम सिर्फ डॉ लिखते हैं और आगे लाघव चिन्ह लिखते हैं। जैसे डॉक्टर डॉ, पंडित प, तो ये जो है इसके आगे जो लगा है उसे क्या कहेंगे? हम लाघव चिन्ह कहेंगे। अब हम कुछ और चिन्हों का परिचय करा लेते हैं। देखिए, निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह ये योजक चिन्ह जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। ये कहाँ हम प्रयोग करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो किसी के द्वारा कही हुई बात जो है वो दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कराते हुए पूछा, पूछा के बाद जो है हम पहले निर्देशक चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। जब भी हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं या किसी की कही हुई बात हम कहते हैं, उससे पहले क्या लगता है? ये निर्देशक चिन्ह, कि उन्होंने ऐसा कहा, कहा के बाद निर्देशक चिन्ह। उसके आगे है उपविराम यानी अपूर्ण विराम चिन्ह। अब ये अपूर्ण विराम चिन्ह, ये दो छोटे बिंदु, ये कहाँ लगते हैं? तो जब किसी शब्द को अलग अलग दर्शाना हो, जैसे हम कोई निबंध का विषय लेते हैं, जैसे मोबाइल, फायदे या नुकसान, या फिर विज्ञान जो है शाप या वरदान। इस तरह से जब हम किसी शब्द को अलग दर्शाते हैं तब हम ये अपूर्ण विराम चिन्ह वहां लगाते हैं। उसके बाद हंस पद या त्रुटिपूरक। कभी कभी क्या होता है, लिखते वक्त हम क्या करते हैं, कोई एक शब्द छूट जाता है हमारे लिखने से और वो शब्द हमें फिर वहां लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह से ये त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह दर्शाते हैं और छूटा हुआ शब्द ऊपर लिखते हैं। कोई अक्षर या शब्द छूट जाने पर, जैसे राम कल दिल्ली जाएगा, यहाँ दिल्ली ये शब्द छूट गया था, फिर यहाँ मैंने क्या किया, हंसपद चिन्ह लगाया, त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया और दिल्ली जो है ऊपर लिखा। इसका मतलब क्या है, ये दिल्ली यहाँ होना चाहिए। उसके बाद समाप्ति सूचक। जब कोई कहानी हो, लेख हो, कोई निबंध हो, ये पूरा हो जाता है, तो हमारा स्वाध्याय क्यों न हो, जब पूरा हो जाता है तो समाप्ति सूचक चिन्ह लगता है। तो ये समाप्ति सूचक, लेख, कहानी, अध्याय जो कुछ भी है, वो समाप्त होने पर ये समाप्ति सूचक चिन्ह लगता है। उसके बाद पदलोप चिन्ह। अब वाक्य में कुछ भाग अगर छोड़कर लिखना है तो हम पदलोप चिन्ह लिखते हैं, जिससे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये लिखते वक्त हम क्या करते हैं, इस पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुद्दों के आधार पर कहानी जब हम लिखते हैं तब हम जो है पदलोप चिन्ह की इस चिन्ह का प्रयोग वहां हम करते हैं। तो वहां जो है कुछ वाक्य का कुछ अंश अगर हमें छोड़कर लिखना है तो हम क्या करते हैं, वो पदलोप चिन्ह का प्रयोग वहां हम करते हैं। जैसे मैं सामान उठाऊंगा पर, फिर आगे पदलोप चिन्ह लगा दिया है। आगे लोप निर्देशक चिन्ह। लोप निर्देशक चिन्ह यानी क्या, जहां हमें कुछ पदों को नहीं कहना होता है, ना दर्शाना होता है, तब हम क्या करते हैं, लोप निर्देशक चिन्ह इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ ये गुना के आकार का जो है कुछ होता है, जहाँ कुछ पदों को न दर्शाना हो। यहाँ कुछ गोपनीय बातें हो सकती है, कुछ बुरी बातें हो सकती है, जैसे गालियां वगैरह, तो उन बातों को हम वाक्य में नहीं दर्शाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, हम ये लोप निर्देशक चिन्ह देते हैं। जैसे उसने गालियां दी और आगे लोप निर्देशक चिन्ह। अब ये जो तिरछी रेखा है, इसका विशेष ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन हम उसे पर्याय अथवा कह सकते हैं। जैसे हम निमंत्रण पत्रिका पर लिखते हैं श्री या श्रीमती, जैसे पत्र लेखन में वो पत्र लिखता या लिखती है, इस तरह से विषय दिया जाता है। तो वहां जैसे निवेदन करता करती है या फिर श्री श्रीमती, इस तरह से ये पर्याय
या अथवा ये तिरछी रेखा जो है बीच में डालते हैं पर्याय के रूप में। बच्चों, अब तक आप लोगों ने जितने प्रकार देखे हैं विराम चिन्हों के, उन सब विराम चिन्हों को हम भाषा में प्रयुक्त करते हैं। विराम चिन्हों के बगैर भाषा सौंदर्य मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब हम विराम चिन्ह लगाकर भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तब भाषा जो है परिपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण होती है। बोलते वक्त भी विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, तभी हमारा आरोह अवरोह ये यथा योग्य तरह से हमारे संवादों में से, हमारे बोलने में से निकलता है। तो बच्चों, इन विराम चिन्हों का प्रयोग आप अपनी भाषा में करना है, तभी आपके मार्क और बढ़ सकते हैं। आपकी कुछ कठिनाई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।